आज है 8 अक्टूबर और आज के लिए भी हमारे पास पढ़ने के लिए 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है नोबेल पुरस्कार के बारे में, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में। 3 वैज्ञानिकों को मिला है। लेकिन हम इस वीडियो में उस एडिटोरियल को नहीं पढ़ेंगे। एडिटोरियल की भाषा थोड़ी सी कठिन है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, इसलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, बेसिक से लेकर नोबेल प्राइज तक सारी चीज़ें उसमें हम देखेंगे। और पहला एडिटोरियल है लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में हो क्या रहा है कि पिछले 5 सालों से लद्दाख में छोटे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं। 5 सालों से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होने चाहिए उसी तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहां पर कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं हुई हैं और उसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वे ही इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है, वे ही इस आंदोलन की पहचान बन चुके हैं। इनकी एक ये पहचान भी है कि जो 3 इडियट का किरदार लिखा गया था, फुनसुक वांगडू वाला किरदार, वो इनसे इंस्पायर था। ये शिक्षक हैं, इनोवेटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लद्दाख के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ कठोर कानून लगाए गए हैं, कठोर सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसे NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो गंभीर मामलों में लगाए जाते हैं वो इनके खिलाफ लगाए गए हैं। अगर हमको ये पूरा मामला समझना है तो हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जैसे पहला सवाल है कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। दूसरा, इनकी मांगे क्या हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मांगे क्यों हैं। तो विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है, मांगे क्या हैं और क्यों की जा रही है। यदि हमें ये बातें पता चल जाएं तो हम इस समस्या को समझ पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। मतलब यहाँ पर ये जो 2 अलग अलग क्षेत्र दिख रहे हैं वे पहले एक ही राज्य का हिस्सा थे, और वो राज्य था जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का दर्जा था और लद्दाख भी उसी क्षेत्र का हिस्सा था, मतलब उसी राज्य का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। उस समय लद्दाख के लोगों को लगता था कि जो सरकार है, उनके राज्य की सरकार, यानी अविभाजित जम्मू कश्मीर राज्य की जो सरकार है, वो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर, मतलब जम्मू वाले क्षेत्र पर, कश्मीर वाले क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देती है और लद्दाख को नज़रअंदाज कर देती है। तो लद्दाख के लोगों में उस समय वहाँ की सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक नाराजगी थी। फिर क्या हुआ कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और यहाँ से धारा 370 को हटा दिया। तो एक तो आर्टिकल 370 हट गया और दूसरा जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ये जो आज का कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, और ये दूसरा जो आज का लद्दाख है। इस मैप में हम देख सकते हैं। ठीक, पहले एक राज्य था और अब 2 हिस्से हैं उस राज्य के। अब ये जो 2 हिस्से हैं, दोनों राज्य नहीं है बल्कि दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, दोनों यूटी हैं। तो जब ये फैसला लिया गया था यानी 2019 में, उस समय लद्दाख के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया था, काफ़ी खुशी जताई थी, क्योंकि लद्दाख के लोगों को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्चस्व से मुक्ति मिल गई थी। सोनम वांगचुक ने भी उस समय इस फैसले का मुखर समर्थन किया था। और जब उस समय यह फैसला लिया जा रहा था, उस समय सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने यानी बीजेपी ने और सरकार ने यहाँ के लोगों से काफ़ी वादे किए, और जिनमें प्रमुख वादे थे कि दोनों राज्यों को कुछ समय में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा वादा था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखा जाएगा। जब ये राज्य बटे थे तो दोनों यूनियन टेरिटरी बने। जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख के पास विधानसभा अपनी नहीं है। तो लद्दाख को क्या चाहिए, लद्दाख को एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और दूसरा लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत संरक्षण चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी यह है कि 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 2019 में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बांटा तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना। जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास विधानसभा नहीं है।
तो यहाँ तक ये कहानी है। और तब से ही लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल के तहत संरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 6th शेड्यूल ही क्यों? 6th शेड्यूल में ऐसा क्या है कि लद्दाख के लोग तब से लेकर अभी तक 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं? और एक सवाल और है कि क्या ये मांग जायज़ है या सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है? तो इससे पहले कि हम यहाँ से आगे बढ़ें, हमें पहले देखना पड़ेगा कि 6th शेड्यूल क्या है। 6th शेड्यूल को समझेंगे और वापस यहीं आएंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल की मांग बार बार कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, सभी यातनाएं झेल रहे हैं, केंद्र सरकार की सख्ती झेल रहे हैं, कठोर कानूनों को झेल रहे हैं। तो देखते हैं कि 6th शेड्यूल में क्या है। अच्छा, 6th शेड्यूल को समझें उससे पहले एक बात बताओ कि आप जहां पर रहते हैं, जहां कहीं भी, गांव में, शहर में, किसी भी राज्य में, लेकिन भारत के अंदर वहां पर कानून कौन बनाता है? कानूनों को लागू कौन करता है? प्रशासनिक व्यवस्था कौन चलाता है? आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि कानून बनाता है कुछ मामलों में केंद्र सरकार, कुछ मामलों में राज्य सरकार। मतलब दो जगह कानून बन रहे हैं, एक तो राज्य की विधानसभा में और दूसरा देश की संसद में। दो जगह कानून बन रहे हैं। क्या आप में से कोई ये कहेगा कि हमारे गांव में या हमारी जाति में इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की परंपरा है, तो उसके हिसाब से कानून बनाए जाने चाहिए या उसके हिसाब से न्याय व्यवस्था होनी चाहिए? कोई नहीं कहता। अधिकांश भारत के हिस्से में यही व्यवस्था लागू है कि वहां पर कानून बनाने की शक्ति विधानसभा के पास है या फिर देश की संसद के पास है। और प्रशासन के 3 स्तर हैं। जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं हमारे 3 स्तरों पर हो जाते हैं। एक स्तर तो है लोकल बॉडी स्तर। लोकल बॉडी स्तर में यदि हम गांव में रहते हैं तो वहाँ पर ग्राम पंचायत है, और यदि शहरों में है तो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है। इसके अलावा एक स्तर है राज्य का और एक स्तर है केंद्र सरकार का। तो ये 3 स्तरों पर प्रशासनिक काम होते हैं। लेकिन भारत के संविधान ने भारत के कुछ हिस्सों के लिए एक अलग व्यवस्था भी करके रखी है। भारत के संविधान ने कुछ जरूरी, संवेदनशील, मुख्य धारा से दूर, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्टता रखने वाले आदिवासी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन का विशेषाधिकार दिया है। इस तरह का प्रावधान किया है। तो जब भी हम 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो साधारण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उससे थोड़ी सी अलग व्यवस्था है, एक चीज। दूसरी चीज जो कीवर्ड हमें याद रखना है 6th शेड्यूल के बारे में, वो ये है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये 6th शेड्यूल है। मतलब 6th शेड्यूल का संरक्षण आदिवासी क्षेत्रों को मिलता है। और तीसरी बात याद रखनी है कि 6ठी अनुसूची के तहत स्थानीय स्वशासन का अधिकार दिया जाता है। तो 6th शेड्यूल के बारे में 3 चीजें याद हो गई। पहली चीज, जो हमारी अधिकांश भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे थोड़ी सी अलग व्यवस्था है। दूसरी चीज आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। तीसरी चीज स्थानीय स्वशासन का अधिकार दिया जाता है। ठीक, सरल शब्दों में कहें तो इन क्षेत्रों में एक छोटी सी एक अलग सरकार बनती है। वहां पर अपने कानून बनाती है ये सरकार, कानूनों को लागू भी करती है, प्रशासनिक अधिकार भी है इनके पास, न्याय व्यवस्था भी है इनकी, उनके अलग से चुनाव होते हैं और इनके पास अपनी विशिष्ट शक्तियां हैं, विशिष्ट अधिकार हैं। ठीक है, एक अलग सरकार है। अब देखते हैं कि 6ठी अनुसूची के अंदर है क्या। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, सबसे पहली बार इस तरह की व्यवस्था आई थी जब भारत में अंग्रेजों का राज था और भारत शासन अधिनियम 1935 में असम के कुछ क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरियाज यानी बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। मतलब जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग पूरी जनसंख्या आदिवासियों की थी, ऐसे क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरियाज के नाम से भारत सरकार अधिनियम 1935 में अधिसूचित किया था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब यह व्यवस्था आई थी। मतलब इस तरह की एक व्यवस्था आई थी। और फिर जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत की संविधान सभा ने एक उप समिति बनाई थी। मतलब एक समिति थी, एक मुख्य समिति थी जिसको जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में
राय देनी थी, अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। उसके अंतर्गत एक समिति थी, ये समिति थी सब कमिटी ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी असम एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये समिति थी जिसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोलोई कर रहे थे और इन्हें बताना था कि ये जो असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। गोपीनाथ बारदोलोई असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि वहां पर प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। उस समय का असम जो है उसमें इस मैप में हम देख सकते हैं कि आज के असम से काफ़ी अलग था, काफ़ी बड़ा था, उसमें दूसरे क्षेत्र भी शामिल थे। उस समय असम में ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है वो भी था, नागालैंड वाला इलाका भी था, मेघालय वाला इलाका भी था और मिजोरम भी था। मतलब मणिपुर को छोड़कर जितना भी नॉर्थ ईस्ट है वो असम क्षेत्र के अंतर्गत था, मतलब असम राज्य के अंतर्गत था। इसके अंतर्गत ही जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके संबंध में रिकमेंडेशन देनी थी इस सब कमिटी ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इस समिति को, जिसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोलोई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इन लोगों को प्रशासनिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए। यही इस छठी अनुसूची का उद्देश्य भी है कि जनजातीय क्षेत्रों को सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए। और 6th शेड्यूल यह स्वायत्ता प्रदान करता है किन किन मामलों में? सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों में। फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत छठी अनुसूची का प्रावधान किया गया। मतलब 244(2) में यह बताया गया है कि छठी अनुसूची के तहत जो क्षेत्र होंगे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, और अनुच्छेद 275 के तहत इन क्षेत्रों को मिलने वाले केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट के बारे में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 244 में, मतलब 244(2) में और अनुच्छेद 275(1) में छठी अनुसूची मेंशन है। ठीक है, 244 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 244(1) में 5th शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है और 244(2) में 6th शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। 244(1) में 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल में 10 राज्य हैं। 10 राज्य हैं कहाँ पर? 5th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो जो क्षेत्र 6th शेड्यूल में है वे 5th शेड्यूल में नहीं है। वहां पर 10 दूसरे राज्य हैं और 6th शेड्यूल में 4 दूसरे राज्य हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। छठी अनुसूची के तहत दी गई व्यवस्था कुछ ऐसी है कि छठी अनुसूची ने स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किया है। स्वायत्त जिला परिषद बोले तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जो अपने एक सीमित क्षेत्र में शासन करती है। इनकी अधिसूचना की दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, इन राज्यपाल के द्वारा बनाई जाती है। राज्यपाल इन्हें अधिसूचित करता है। इनके पास अपनी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। और सदस्यों की बात करें तो एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, 26 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं। क्लियर? मतलब एक स्वायत्त जिला परिषद है, यह व्यवस्था है शासन की इन क्षेत्रों में। तो इन स्वायत्त जिला परिषदों को अधिसूचित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इनके पास इनकी विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं। 30 सदस्य होते हैं, 26 निर्वाचित होते हैं जिनका चुनाव होता है और 4 राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं। स्वायत्त जिला परिषदों के अलावा स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है, यानी ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स का भी प्रावधान है। जैसे मान लीजिए एक जिले में 2 अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग परिषद बन सकती है, उसको बोलते हैं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। जैसे कि नॉर्थ कचार हिल्स की एक परिषद है और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है, असम में है दोनों। इनके पास विधायी शक्तियां होती हैं। विधायी शक्तियां ने कानून बनाने की शक्तियां। किस किस चीज पर कानून बना सकते हैं? भूमि के स्वामित्व पर, भूमि के हस्तांतरण पर। मतलब भूमि का स्वामित्व कैसे होगा, जमीन बेचना है तो उसके लिए क्या कानून होंगे, वो ये बना सकते हैं। वनों का प्रबंधन कैसे किया जाना है, कानून बना सकते हैं। जल संसाधनों को लेकर कानून बना सकते हैं।
जल परिवहन को लेकर कानून बना सकते हैं। जनजातीय रीति रिवाज, विवाह, उत्तराधिकार के क्या प्रावधान होंगे, ये भी कर सकते हैं। गांव का प्रशासन कैसे चलेगा, ये कानून बना सकते हैं। सामाजिक प्रथाओं को लेकर कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि कानूनों को राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक। विधायी शक्तियों के आगे न्यायिक शक्तियां देखें तो रीति रिवाजों के अनुसार काम करने वाले न्यायालय होते हैं। जनजाति कानून और प्रथाओं के आधार पर ही न्याय होता है, लेकिन अपील की जा सकती है राज्यपाल के पास। वित्तीय शक्तियों में कुछ कर लगाने की शक्तियां भी हैं इनके पास। जमीन पर, भवनों पर, व्यापार को लेकर, बाजार, पशुधन, जल परिवहन, इन पर ये कर लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन इनका अधिकतर हिस्सा जो आता है वो केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान से ही आता है। ये जो अनुदान है केंद्र सरकार से जो मिलता है उसके बारे में अनुच्छेद 275(1) में लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था। राज्यपाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है इस पूरी व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन, संशोधन, विघटन, मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाना या उसको खत्म करना राज्यपाल के हाथ में ही होता है। राज्यपाल कानूनों को मंजूरी देता है, या स्वीकृत भी कर सकता है, या संशोधन भी कर सकता है। तो राज्यपाल की विधायी मामले में भी काफी हस्तक्षेप होता है, काफी ज्यादा शक्तियां हैं। और राज्यपाल किसी भी जिले को शेड्यूल एरिया घोषित भी कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है। मतलब राज्यपाल के पास इन मामलों में काफी ज्यादा शक्तियां हैं, काफी ज्यादा ताकत है। वर्तमान में छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो असम से आता है बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ। मैप में देख सकते हैं, ये बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये कार्बी आंगलोंग और ये दीमा हसाओ। ये नहीं है, मणिपुर में है, ये नहीं है। असम में 3, बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ। बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ। मेघालय में भी 3 है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये है, एक ही है, त्रिपुरा में है। और मिजोरम में 3 हैं, चकमा, लाई, मारा। चकमा, लाई, मारा। छठी अनुसूची के तहत सिर्फ 4 राज्यों में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, ये 3 असम में, 3 मेघालय में, 1 त्रिपुरा में और 3 मिजोरम में, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई हैं। बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, गारो, खासी, जैंतिया, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा, लाई, मारा। तपन सैकिया बनाम असम राज्य वाले मामले में इन परिषदों की विधायी शक्तियों की पुष्टि की है, और इस तरह से दूसरे मामले भी हैं जो इन परिषदों के अधिकारों की पुष्टि करते हैं। उनके बारे में हम डिटेल से कभी बाद में देख सकते हैं, या आप पढ़ सकते हैं खुद इन्हें निकाल कर। इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें एक चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है, क्योंकि इनके पास सीमित कर अधिकार हैं और मुख्यतः ये केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान पर ही निर्भर रहती हैं। प्रशासनिक अधिकार सीमित हैं, मतलब इनके पास स्वायत्ता है, सारी शक्तियां हैं, लेकिन सभी सीमित अधिकार हैं। विधायी शक्तियां भी सीमित हैं, न्यायिक शक्तियां भी सीमित है और प्रशासनिक शक्तियां भी सीमित है। राज्यपाल की भूमिका काफी ज्यादा शक्तिशाली है, और राज्यपाल की शक्तिशाली भूमिका होने के कारण ही इनकी शक्तियां थोड़ी सी सीमित हो जाती है, इनकी स्वायत्ता सीमित हो जाती है। तो यही इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार परिषदों में और राज्य सरकारों के बीच में संघर्ष होता है। अब उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे इस मैप में देखें तो पूरा लगभग त्रिपुरा और पूरा मेघालय 6th शेड्यूल में आ गया है, और 6th शेड्यूल में जब पूरा राज्य ही आ गया है तो राज्य सरकार के पास शक्तियां सीमित हो गई हैं, और राज्य सरकार में और स्थानीय परिषदों में कई बार संघर्ष, असहमतियां होती रहती हैं। जनजातीय क्षेत्रों से या जनजातीय इलाकों से जुड़े प्रशासन के बारे में कुछ यहाँ पर संवैधानिक अनुच्छेद हैं, जिन्हें याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे अनुच्छेद 244(2) में छठी अनुसूची के बारे में लिखा हुआ है, मतलब बताया गया है कि यहाँ पर प्रशासन कैसे होगा इन क्षेत्रों में। ऐसे ही 244(1) में 5वीं अनुसूची के बारे में लिखा गया है, और वहाँ पर 10 राज्यों के बारे में 10 राज्यों में अधिसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है।
मतलब 5वीं अनुसूची में 10 राज्य और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य। 275 में केंद्र से मिलने वाले अनुदान के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा 371 बी में असम को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। और 6ठी अनुसूची में वही हमने जैसे देखा, स्थानीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया है। तो 6ठी अनुसूची के बारे में जितना हम पढ़ सकते थे, जितना हम जान सकते थे, हमने देख लिया है। अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हम आए थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं चलने से पहले। 6ठी अनुसूची है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची है। वो जनजाति इलाकों में, जनजाति क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्वायत्ता का प्रावधान करती है। इस तरह की व्यवस्था सबसे पहले 1935 के अधिनियम में आई थी। 1935 के अधिनियम में कुछ क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरियाज के रूप में नामित किया था। और जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक कमेटी थी, सब कमेटी ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसे इन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सिफारिशें करनी थी, जिसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बारदोलोई कर रहे थे। उन्होंने इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वायत्ता की वकालत की थी और फिर उसके आधार पर भारत के संविधान में 6ठी अनुसूची को शामिल किया गया। 6ठी अनुसूची के बारे में भारत के संविधान में 244(2) में और 275(1) में उल्लेख किया गया है। 244(2) में 6ठी अनुसूची में वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और 275(1) में केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान के बारे में लिखा हुआ है। 4 राज्यों में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम में 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? 3। एक तो बोडोलैंड, एक कार्बी आंगलोंग, एक दीमा हसाओ। और मेघालय में है गारो खासी जयंतिया, त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मिजोरम में है चकमालाई मारा। मुख्य प्रावधानों में है स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित की जाती है। विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। 30 सदस्य होते हैं, 26 निर्वाचित होते हैं, 4 राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के अलावा स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें भी होती है। एक जिले में मान लीजिए, एक जिले के भीतर 2 या 2 से ज़्यादा जनजातीय समूह हैं तो उनके लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिषद हो सकती है। विधायी शक्तियां हैं, भूमि को लेकर कानून बना सकते हैं, भूमि के स्वामित्व को लेकर, भूमि के हस्तांतरण को लेकर, वनों के प्रबंधन को लेकर कानून बना सकते हैं, जल संसाधनों को लेकर कानून बना सकते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, विवाह, उत्तराधिकार को लेकर कानून बना सकते हैं, ग्राम प्रशासन को लेकर कानून बना सकते हैं और वहाँ की सामाजिक प्रथाओं को लेकर कानून बना सकते हैं। न्यायिक शक्तियों में है, रीति रिवाजों के आधार पर वहां पर न्यायालय होते हैं। न्यायालय जनजाति कानून और प्रथाओं के आधार पर न्याय करते हैं। कुछ मामलों में कर लगाने की शक्ति है। बाकी जो पैसा है आपको केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 275(1) में लिखा हुआ है। राज्यपाल की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि काउंसिल को राज्यपाल बनाता है, संशोधन कर सकता है, विघटित कर सकता है। काउंसिल में 4 सदस्यों को नामित करता है, कानूनों को मंजूरी देता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है। ये क्षेत्र हमने देख लिए, मैप पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर है बोडोलैंड, यहाँ पर है कार्बी आंगलोंग, यहाँ पर है दीमा हसाओ, यहाँ पर है गारो, यहाँ खासी, जयंतिया, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमालाई मारा, चकमालाई मारा। ठीक, बस इतना ही है। यही मुख्य प्रावधान थे, इन क्षेत्रों में लागू है। 6ठी अनुसूची, 4 राज्य, इतना याद रखना है। तो अब हमें शायद समझ आ जाएगा कि लद्दाख के लोगों के लिए फुल स्टेटहुड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 6th शेड्यूल क्यों है। जब 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिल जाएगा लद्दाख को, तो लद्दाख को क्या मिलेगा? लद्दाख को मिलेगी स्थानीय स्वायत्ता। अभी भी लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, एक तो लेह और एक कारगिल, लेकिन ये 6th शेड्यूल की नहीं है। मतलब इन्हें वैसी स्थानीय स्वायत्ता नहीं मिलती है जैसे कि 6th शेड्यूल में मिलती है। जब 6th शेड्यूल लागू होगा यदि लद्दाख में, तो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन में, विधायी कार्यों में और न्यायिक कार्यों में स्वायत्ता मिलेगी। लद्दाख के लोग जमीन को लेकर कानून बना सकते हैं, लद्दाख के लोग अपने संस्कृति को लेकर कानून बना सकते हैं, अपने सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर कानून बना सकते हैं। और सबसे बड़ी इनकी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है इनकी ज़मीन, क्योंकि वहाँ पर अभी
जब से 370 हटा है, 370 के पहले वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं ले सकता था, लेकिन 370 के हटने के बाद वहाँ पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वहाँ की जो पर्यावरणीय सहनशीलता है, उसको ताक पे रखकर ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट इन पहाड़ों तक पहुँच चुका है। इसलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को यह संदेह है कि यहाँ पर भी जैसे उत्तराखंड में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वैसी ही प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर भी आ सकती हैं और बाहरी लोग यहाँ के पर्यावरण संतुलन को, सामाजिक संतुलन को खराब कर सकते हैं। इसलिए ये 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। अभी तक ये लोग अपनी मांगों को लेकर एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। इनको पूरे लद्दाख से समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग और हर राजनीतिक विचारधारा के लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है। कुछ एक मामलों को छोड़ दें तो वो भी अभी हालिया घटनाएं हैं। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें हिंसा नहीं हुई है, कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, वे अलग हैं, लेकिन आंदोलन और आंदोलन की मांगों को लेकर एकदम शांति से मांगे की जा रही हैं। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कठोर कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कठोर कानून हैं ये, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ भी लगाया जा रहा है। इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर कह चुका है कि इस तरह के कानूनों को लागू करते हुए लोक व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के बीच में अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मतलब यदि हम इसे आसान भाषा में समझें तो जब भी छोटे मोटे कानून के उल्लंघन के मामले आते हैं तो ये मामले लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं, रोजाना के दैनिक मामले होते हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुंचाने वाले, समाज में अशांति फैलाने वाले, समाज में उपद्रव फैलाने वाले, अव्यवस्था फैलाने वाले मामले जब सामने आते हैं तो इन्हें पब्लिक ऑर्डर में रखा जाता है। तो पब्लिक ऑर्डर बड़े मामले होते हैं, ज़्यादा गंभीर मामले होते हैं और इस तरह के मामलों के लिए ये कठोर कानून बनाए गए हैं। और इन कठोर कानूनों का उपयोग छोटे मोटे मामलों में, शांतिपूर्वक आंदोलन के मामले में, सरकार से असहमति के मामले में, सरकार की आलोचना के मामले में, सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के मामले में इस तरह के कठोर कानूनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग सरकार से अपनी असहमतियां जता रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह के मामले देशद्रोह में नहीं आ सकते। देशद्रोह के मामले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें देशद्रोह के मामले की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को, हर समूह को अपनी मांग रखने का, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार होना चाहिए और होता भी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार एनएसए और इस तरह के कठोर कानूनों का उपयोग किया जा रहा है। सरकारें अक्सर जम्मू कश्मीर में ही करती रहती। जम्मू कश्मीर के अलावा भी बाकी भारत के हिस्से में भी सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एनएसए और यूएपीए के कानून का दुरुपयोग करती रही है। हमेशा से यूएपीए और एनएसए इस तरह के मामलों में बदनाम होते रहे हैं। इस तरह के कानून बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और इन्हें गंभीर मामलों के लिए बनाया भी गया था, लेकिन सरकारें अक्सर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए भी इनका उपयोग करती रहती है। सरकारों को समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी एलिमेंट, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट यदि किसी लोकतंत्र का है तो वो है लोगों की अभिव्यक्ति। दूसरी तरफ सरकार को भी व्यक्तियों से, लोगों से, क्षेत्रों से या फिर दलों से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन विरोध के स्वर को खत्म करने के लिए कठोर कानूनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विरोध के स्वरों को सुना जाना चाहिए और एक लोकतंत्र में विवादों को हल करने का, झगड़ों को सुलझाने का, झगड़ों को सुलझाकर आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है संवाद। सरकार को विरोध करने वाले, असहमति जताने वाले, आलोचना करने वाले लोगों से संवाद करना चाहिए और एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए। इस मामले को भी लद्दाख के लोगों के साथ संवाद करके ही सुलझाया जा सकता है और इसी तरह इस डेडलॉक को खत्म किया जा सकता है। एडिटोरियल में इतनी बातें थी। अब की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स में वही बातें हैं जो हम देख चुके हैं। लद्दाख पूर्ण राज्य के दर्जे की और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सुधारक सोनम वांगचुक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह कदम लोकतंत्र में असहमति जताने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाता है। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक शिक्षक हैं, इनोवेटर हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं, स्कूल चलाते हैं और भी कई सामाजिक कार्यों में वहाँ पर लगे रहते हैं। अहिंसक आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थक रहे हैं और पिछले 5 सालों से आंदोलन शांतिपूर्वक ही चल रहा है। लद्दाख के लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए स्वशासन की मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना था। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब जब भी सरकार को लगता है कि कोई कार्य या कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा कर सकता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। यह कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के भी 12 महीनों तक हिरासत में रख सकती है। मतलब 12 महीने बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है। अदालत में पेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए अलग से कार्रवाइयाँ की जाती है। कभी डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। परंतु इसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर को गंभीर खतरा हो, समाज में अशांति फैलने, उपद्रव फैलने का खतरा हो, न कि रोजमर्रा के या छोटे मोटे कार्यों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। संपादक कहते हैं कि आंदोलन अहिंसक और लोकतांत्रिक था। शांतिपूर्ण असहमति जता रहे थे लोग, अपनी मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था में अंतर होना चाहिए और सहमति को देशद्रोह की तरह से नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक संकेत है। एक लोकतंत्र में असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उसका दमन किया जाना चाहिए। भारत का लोकतंत्र असहमति और संवाद पर आधारित है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान संवाद और सहानुभूति से निकाला जाना चाहिए, न कि दमन से। अब लद्दाख को केंद्र सरकार स्वायत्तता नहीं दे रही है, मतलब 6th शेड्यूल की मांग को नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? उसके पीछे तर्क है कि लद्दाख एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, जिसकी बॉर्डर एक तरफ चीन से लगती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगती है। मतलब दो हमारे दुश्मन लद्दाख से लग कर बैठे हैं और लद्दाख पर नज़र बनाए हुए हैं। लद्दाख के माध्यम से भारत में घुसने और भारत में अशांति फैलाने का काम कर सकते हैं और इस तरह की कोशिशें अक्सर की भी जाती हैं। तो लद्दाख काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अभी तक केंद्र सरकार इन मांगों पर चुप है, इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाकी और भी तर्क वितर्क हो सकते हैं। जब भी इस तरह के मामले आगे बढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी देखते हैं कि मेंस के लिए इस टॉपिक से क्या सवाल बन सकता है। तो मेंस के लिए यहाँ से सवाल हो सकता है कि लोकतंत्र में असहमति का दमन कर दिया जाता है, तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन तो है ही, क्योंकि भारत के संविधान में मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लोग अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, शांतिपूर्वक विरोध जता सकते हैं। तो एक तरफ संवैधानिक अधिकारों का हनन तो होता ही है, बल्कि शासन की वैधता को भी कमजोर कर देता है। मतलब यदि सरकार या शासन असहमति को नहीं सुनता है, सरकार कठोर कार्रवाइयाँ करता है, सरकार एक तरफा कार्रवाइयाँ करता है, तो सरकार पर भरोसा कम होता है लोगों का। लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं और प्रशासन उन समस्याओं को सुनने के बजाय, हल करने के बजाय यदि उनका दमन करता है तो भरोसा टूटता है, भरोसे में कमी आती है। और सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो वही बात है कि जहां पर असहमति को सुना जाना चाहिए, समस्याओं को संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, एक गंभीर खतरा है। तो यही बात, सारी बातें हमें इस एडिटोरियल के जवाब, इस
सवाल के जवाब में लिखनी है। यदि एडिटोरियल ठीक से पढ़ेंगे तो सवाल के जवाब आसानी से लिख पाएंगे। इसके बाद है एमसीक्यू। 6th शेड्यूल तो हम देख ही चुके हैं। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। छठी अनुसूची के अंतर्गत हमने देखा था कि 4 राज्य आते हैं। 5th शेड्यूल में 10 राज्य आते हैं। ये 4 राज्य इन 10 राज्यों में शामिल नहीं है। इन 4 राज्यों में कौन है? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है। दूसरा सवाल है कि छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से संबंधित है। बिल्कुल नहीं, हमने भी पढ़ा भी था। दूसरा, स्वायत्त जिला परिषदों को विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। बिल्कुल हैं। पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल को किसी जिले को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की या हटाने की शक्ति नहीं है। कथन गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा सवाल है असर्शन और रीजन वाला, कथन और कारण वाला। कथन है कि छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों को जनजाति परंपराओं के अनुसार न्याय देने का अधिकार है। जनजाति परंपराओं के अनुसार न्याय करने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है। और कारण है क्योंकि संविधान उन्हें उच्च न्यायालय से स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। कारण गलत है। उच्च न्यायालय से स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली प्रदान नहीं करता है। और जब भी इस तरह के सवाल में, कथन और कारण वाले सवाल में, यदि रीजन गलत होता है तो उसका उत्तर होता है ऑप्शन सी। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों के कार्यों में शामिल हैं। पहला स्टेटमेंट, भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित कानून बनाना। बिल्कुल सही है। वन और जल संसाधनों का प्रबंधन। बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाना। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति बनाना। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति बनाने का काम है भारत सरकार का, न कि स्वायत्त जिला परिषदों का। पांचवा सवाल है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। अनुदान अनुच्छेद 275(1). पहला एडिटोरियल यहां पर खत्म होता है। दूसरा एडिटोरियल है फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को लेकर। 3 वैज्ञानिकों को, जॉन क्लार्क को, मिशेल डेवरेट को और जॉन मार्टिनिस को नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 का। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम शून्य से लेकर नोबेल तक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।